आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। विनती करती हूँ। Thank you, brother sir. And everybody. Once upon a time, I used to travel from Daisar to Mulund by bus. काळ होता जेव्हा मी दहिसर पासून मुंबई मुलुंड पर्यंत बसने प्रवास करायचा। हिंदी में बोलूं क्या? ये बेस्ट है। सो एक जमाना था जब मैं दहिसर से लेके मुलुंड तक बेस्ट से ट्रैवल करता था और बीच में मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के हर जगह पे यानी भुलेश्वर से जोगेश्वरी किसी भी एक कोने में जाने वाली बस का नंबर और रूट का पता होता था। और ये हम लोग जब लेखक सब मिलते थे, दाते सर को मालूम है, दाते सर भी बहुत बार आते थे, एक ग्रंथालय की टेरेस पे मिलते थे हम लोग। तो गांगल, अरुण साधु यानी वो बड़े बड़े लेखक जिनका नाम आप लो आज अगर आप बहुत सारे उनमें से नहीं है, कुछ हैं, कुमार केतकर, हम लोग सब बस से जाते थे और ज्यादातर चर्चाएं, ज्यादातर बातें, ज्यादातर सपने हमने शेयर बस में किए। और ये भी देखा कि कई जोड़े भी बस से सफर करते थे और वहां पर शादियां भी तय हुई। तो ये एक तरह का पल्सेटिव एक्शन था, एक तरह की धड़कन थी पूरी मुंबई की। और मैंने करीब 2012 तक ये बर्डन के नीचे यानी दबाव के नीचे चला। यानी शुरू में इतना दबाव नहीं था, मेरे कॉलेज डेज में इतना मैंने दबाव नहीं देखा। जैसे कि मैम ने कहा, हम कॉलेज जाते थे, मैं पोदार में था, मैं कॉलेज जाता था, तो मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि बस के ऊपर किसी की बुरी नजर पड़ रही है और बस की जो स्थिति है खराब होने जा रही है। लेकिन वो जमाना था कि 1991 में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हुई थी और हम लोग सुनते थे, हम लोग बात करते थे, हम लोग डिबेट करते थे स्टूडेंट्स एसोसिएशन, स्टूडेंट यूनियन में ये सारी बातें होती थी, बड़ों से हमारी बात करते थे। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि लेखक वगैरह, पत्रकार, सब लोग हम लोग साथ बात करते थे, तो ये सारी बातें थी। लेकिन हमारी जिंदगी ऐसा होता है ना कि अब ऐसे जैसे कि ऐसा लगता है कि अब जो बाहरी स्थिति देश की जो है उसमें लगता है कि अब्दुल पंचर वाला को टाइट करेंगे, सिर्फ हमारे घर तक नहीं आएगा और एक दिन हमारे घर तक भी आ जाता है। वैसे तब हमको लगता था ये प्राइवेटाइजेशन वगैरह डिबेट करने के लिए बहुत अच्छी चीज है और अच्छी तरह से डिबेट किया जा सकता है। इसमें वेलफेयर स्टेट और एक कैपिटलिस्ट स्टेट के बीच में जो संघर्ष है और वो हमेशा निरंतर चलता रहेगा। ये संघर्ष हम बस किताबों में और हम आपस में कर रहे हैं और उसके मजे भी ले रहे हैं। लेकिन एक दिन धीरे धीरे ऐसा आने लगा, मुझे याद है कि 2011-2012 में मैं पहले थाना में रहता था, फिर थाना से मैं मुलुंड आता था और मुलुंड से मैं बस पकड़ता था और मुझे जहाँ कहीं जाना होता था मैं ज्यादातर ट्रैवल ट्रेन से अवॉइड करता था और बस से सफर करता था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था थोड़ा टाइम लगता था ज्यादा। आज जितना लगता है उतना नहीं लगता था। आज खुद की गाड़ी होने के बावजूद आप नॉर्थ मुंबई से साउथ मुंबई तक 3 घंटे लगते हैं और आप 2.5 घंटा पकड़ के घर से निकलते हैं और फिर 3.5 घंटे लगते हैं। तो आपको लगता है कि जाकर फिर एक्सप्लेन क्या करें सब लोगों को कि अगर कोई इंतजार कर रहे हैं तो उनका भी वक्त कीमती है। वैसे भी आज ये भी सोच निकल गई है लोगों के मन से कि दूसरों का वक्त भी कीमती है। लेकिन खैर ये सोच मन में आती है तो 1 घंटा जो एडिशनल हो जाता है वो भी ज्यादा लगता है। तो मैं अब देखता हूँ, मैं मेरे जो विषय है उसके ऊपर आ जाता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं है, जहाँ चिट्ठी मुझे आए उससे पहले मैं खत्म करूंगा। तो ये बात है कि वो मैं तब ये लगता था कि धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि भीड़ बहुत बढ़ने लगी बेस्ट में। मैंने ये एवोल्यूशन जो है ये एक तरह का जो उत्क्रांत होते गया वो सब मैंने देखा है बस का, बेस्ट का, जो धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी, बस कम होती गई और कोई कहता था कि वो रूट बंद हो गया है।
ये रूट बंद हो गया। वो कुछ एक रूट आता था, फिर एक्सटेंशन लिखा हुआ करता था, वो भी बंद हो गया है, धीरे धीरे बंद होगी। बीच में एक ऐसी क्रांति है कि एसी बस आ गई अचानक, वो भी मुलुंड से दहीसर वाली पहली थी, मुझे लगता है 453 ऐसा कुछ नंबर था। तो वो एसी बस, यानी मुझे लगा कि अब सारी बसें एसी हो जाएंगी, ऐसा हुआ नहीं। वो एसी बस भी धीरे धीरे बंद हो गया। अब शायद कुछ चालू है इक्का दुक्का, लेकिन वो धीरे धीरे बूढ़ी होती गई। डबल डेकर बस पे तो हमने सफर किया, और डबल डेकर बस एक बचपन में तो मुझे लग्जरी लगती थी। मुझे लगता था कि जिंदगी का अगर कोई सबसे ज्यादा ये सबसे खूबसूरत लम्हा अगर है तो बेस्ट के ऊपरे वाली मंजिल पे आगे बैठने का है। तो उससे ज्यादा खूबसूरत और बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। उससे उस वक्त मुंबई भी आगे से देखने लायक थी वो। और ये लाइन बोलते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं बूढ़ा तो नहीं हुआ। तो क्योंकि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, ये लोग ऐसे ही कहते थे कि तब मुंबई क्या देखते, तुम देखते तो मजे आते वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब वो नया रास्ते तैयार हो रहे हैं, नए ब्रिजेस तैयार हो रहे हैं, और वहां पर बेस्ट बसेस को अलाउड ही नहीं है, धीरे धीरे कम होती गई। जबकि हमने देखा, मैं जैसे कि पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल राइटिंग जैसे करने लगा और बाकी भी लेखन में कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि अमीर म्यूनिसिपैलिटी यानी कॉर्पोरेशन जो है मुंबई का है, लेकिन बेस्ट के मामले में इनकी जो पूरी ट्रीटमेंट है बेस्ट को, बॉम्बे सबर्बन ट्रांसपोर्ट को, वो ट्रीटमेंट मुझे लगता था कि ठीक नहीं दी जा रही है। और बाद में हम लोग समझने लगे कि एक पॉइंट आया मेरी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, यानी हम लोग अपनी जिंदगी से तजुर्बा हासिल करते हैं, फिर ज्ञान बांटने घूमते हैं। वैसे में अपनी जिंदगी में एक पॉइंट मैंने महसूस किया कि बेस्ट से ट्रैवल करना मुश्किल है। एक दो तरह के होते हैं ट्रैवल। वो होता है कि आप सोचते भी हो, मैं कुछ लिखता था, मैं बेस्ट के पॉइंट्स लिखे हैं मेरी किताबों के। ऐसा कहीं हुआ कि मैंने वो बेस्ट की टिकट्स इकट्ठे करके रखे, कुछ होंगे भी अभी मेरे पास। वो जब बाद में उसकी किताबें पढ़ी, वो पॉइंट्स है वो वहां पर मैं नोट करके रखा था, दिमाग में आया, मैंने लिख के रखा। लेकिन ये सारी जो लग्जरी बन गई, फिर वो कंफर्ट भी नहीं रहा, फिर वो इतनी दिक्कत हो गई कि खड़ा रहना भी मुश्किल होने लगा। तो इसलिए गांव खेड़े में या देश में कहीं भी ट्रांसपोर्ट में जो आए वो आखिरी समझ के लोग ऐसे पीछे से अंदर जाने की कूदने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चे हो तो वो उनको अंदर डालते हैं, जो भी थैले हैं अंदर डालते हैं। इसे सारी मशक्कत क्यों करते हो? क्योंकि उनको पता नहीं अगली वाली आएगी भी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी। लेकिन बेस्ट का ऐसा नहीं। ये सारी चीजें खत्म कब हुई? जब बॉम्बे की मुंबई हुई और उसके बाद मुंबई का पतन शुरू हुआ। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मुंबई है। बॉम्बे की मुंबई जैसे हुई तो जो बजट था वो कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथ हो गया। कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथों सारी चीजें आउटसोर्सिंग होने लगी, जो बेस्ट में भी हुआ। यूनियंस अपने फायदे के लिए, यानी प्राइवेटाइजेशन के बाढ़ में यूनियंस पूरी तरह से बह चुकी है। अब यूनियन है भी तो भी वो अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में रहती है, और वो सारी चीजें करती है जो यूनियन को करनी। यानी मैंने जो यूनियन बचपन में देखी है, जो यूनियंस देखी है, वो यूनियन और आज की यूनियन का कोई उसका एक दूसरे से वो नहीं कर सकता, कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद बजट में वो जो प्रावधान है वो धीरे धीरे लोगों को, अभी भी मैं बस को देखता हूं और बेस्ट बस को देखता हूं, दातेश्वर को मैंने अभी बोला, तो मुझे यूटोपिया लगता है ये। और मुझे ये लगता है कि अभी तक अडानी की नजर कैसे नहीं पड़ी इस पर। नहीं पड़ गई, यही है मुझे मालूम है। लेकिन वो क्या है कि वही बात ना, जब तक अपने सामने तक अडानी बस करके नहीं आए तब तक हमें विश्वास नहीं होता कि उसकी नजर पड़ी है। तो जो लोग ज्ञानी हैं, जो लोग स्टडी करते रहते हैं, जिन्हें मालूम है रोज की जो क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो लोग तो जानते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बेस्ट बसेस की सर्विस जो है वो अडानी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या किसी भी क्रोनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो जमीन है जो बेस्ट के पास है। और वो जमीन, जैसे मैम ने कहा कि जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ये जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो बॉम्बे का है, मुंबई का है, वो स्ट्रक्चर अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर अपने कब्जे में रख सको
तो आपका लिंग्वा फ्रँका जो मगाशी मराठी भाषेत बोला, तर मराठी भाषा तुमच्या कब्जेत राहू शकेल आणि मग तिथली बस, तिथली सर्व्हिस, तिथली म्युन्सिपालिटी सगळं ताब्यात राहू शकेल. हे सगळं आपल्या हातातनं निघून गेलेलं आहे. ही म्युन्सिपालिटी, ही जी महानगरपालिका आहे, ती नावं कोणी असो, कोणाच्याही हातात येऊ, त्यातले पैसे जे आहेत त्याचं विनियोग हा बेस्ट साठी होत नाही. या उलट मेट्रो आणि हे जे आता दाखवले ते मोठे फ्लायओव्हर त्यासाठी केले जातात. त्याच्या पर कॅपिटा इन्कमच्या मानाने तो एक्सपेंडिचर प्रचंड जास्त असतो आणि ते इन्फ्लेशन वाढवणारं एक साधन असतं. या सगळ्याच्या मागे कन्झ्युमर आपल्याकडे आणण्याची, म्हणजे एक पर्चेसिंग पॉवर असलेला क्लास आपल्याकडे आणण्यासाठी क्रोनीनी केलेली संपूर्ण व्यवस्था आहे. या उलट बेस्ट ही एक वेलफेअर स्टेट, लोकांसाठी चालवलेली व्यवस्था होती, जी कोणत्याही शहरामध्ये, कोणत्याही देशामध्ये आणि कोणत्याही समाजामध्ये अत्यंत आवश्यक होती. पण आता ती राहिलेली नाही हे सांगायला अतिशय दाते सर ने और मुझे लगता है रश्मि मैडम ने फोन किया, तब मैंने इमीडिएटली कहा हाँ मैं आऊंगा, क्योंकि मैं इसमें मैंने कोई बेस्ट में बहुत अध्ययन किया है या इसकी मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की है. अगर ऐसा मैं अगर कहूं तो झूठ बोल रहा हूं, लेकिन बेस्ट को मैंने अनुभव किया है और मेरे जितने लोगों ने किया होगा उतने लोगों में बेस्ट का जो दिल से अनुभव किया, दिल से उससे प्यार किया, उन लोगों में से एक मैं हूं. मैं रश्मि मैडम को वही बात बोली मैंने कि बेस्ट के लिए कुछ भी मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो सपना है. जैसे बचपन के कई सपने होते हैं, छोटी छोटी चीजें हम खो देते हैं, वैसे ही इस शहर ने बेस्ट नाम का सपना खो दिया है. ये सच्चाई है. एक्चुअली ये है कि जिनकी नजर ये बेस्ट के डेपोज है, वहां पर अब देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि रोड्स पे भी इमारतें आने लगी. मैं गोरेगांव तो जहां रहता हूं उसके आगे पीछे देखता हूं कि जहां कोई जगह है नहीं, छोटा सा 2 पेड़ है, बस वहां एक इमारत खड़ी रहती है. मैं ये सोचता हूं कि एक तो पेड़ तो गए, फिर इनको पानी कहां से मिलेगा, यानी इतना संसाधन कहां से लाएंगे इतने सारे. तो लोगों के लिए इतनी गाड़ियां आएंगी, नई कंपनियां गाड़ियां मार्केट में ला रही है, नए मॉडल्स आ रहे हैं, वो लोग खरीदें. ऐसे लोग हैं कहां? यानी इस देश में 80 करोड़ लोग जो जिनको 500 रुपए खाना देना पड़ता है एक टाइम का, जिनके नसीब में एक टाइम का खाना नहीं है, उनके लिए बेस्ट भी बहुत महंगी हो सकती है. तो ऐसे लोगों के लिए आप इतने बड़े रोड, इतने बड़े ब्रिज, यानी ये आप शहर, ये दुनिया, यानी ये सारी चीजें जो आप बना रहे हो वो किसके लिए बना रहे हो? यानी बेस्ट का हमारे जीवन से धीरे धीरे डिटोरिएट होकर अस्त हो जाना हमारे जीवन की अपनी एक कहानी है, मुंबईकर की कहानी. ये मुंबईकर जिस तरह से अपने अभी इस एज में, यानी मिड एज में जो मुंबईकर है, वो अपने बचपन की यादें जो ताजा करने की कोशिश करता है, तो उसमें कई चीजें वो याद करेगा कि उसने खो दी. इवन मरीन ड्राइव पे हम जाते हैं तो जो देखते हैं वो मरीन ड्राइव हमने जो देखा था वो नहीं था. पहली बार मैं 5 स्टार होटल में गया तो मुझे टेंशन आ गया, मुझे लगा कि मैं गलत जगह पे आ गया हूं. तो वो जो था, लेकिन फिर भी मुझे 5 स्टार होटल में जाने के लिए कोई जरूरी नहीं पड़ा क्या तब तक, यानी उस समय जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता था. और एक मैंने देखा कि पिछली यानी 2014 से पहले वाली एक इलेक्शन में राजदीप ने एक बड़े नेता को, मैं नाम नहीं लूंगा, महाराष्ट्र के बड़े नेता को पूछा कि अरे आपके कार्यकर्ता तो साइकिल और बेस्ट से आते थे, अब तो उनके पास, हर एक के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आई, क्वालिस वाली, तब क्वालिस बड़ी गाड़ी थी, तो क्वालिस वाली गाड़ियां आ गई. तो उस नेता ने एक पहली बार लाइफ में शायद और आखिरी बार ही होगा अच्छा जवाब दिया. वो जवाब ये था कि अगर मेरे कार्यकर्ता पहले जैसे बेस्ट से आए या साइकिल लेके आए तो क्या तुम इंटरव्यू लोगे उनका? नहीं लोगे. तो बेस्ट एक जमाने में स्टेटस सिंबल से कोई लेना देना नहीं रखती थी. बेस्ट एक यूटिलिटी से मतलब रखती थी, हमारे सपनों से मतलब रखती थी, हमारी सुविधा से मतलब रखती थी, और बड़ा छोटा आदमी एक साथ जाता था. मेरे साथ मैंने देखा है मेरे कॉलेज टाइम में या स्कूल कॉलेज के बीच के टाइम में इतने बड़े बड़े लेखक, इतने बड़े बड़े पत्रकार मेरे साथ बेस्ट में आया जाया करते थे.
और उसी रूट पे हुआ करते थे। किसी दूसरे रूट पे गया तो कितने लोग, मैंने फारूक शेख साहब को एक बार बेस्ट में मिला, मेरी पहली मुलाकात फारूक शेख साहब के साथ वहां पर हुई थी बेस्ट में, और वो बड़ा अच्छा नाम हो चुका था, दूरी उरी फिल्म उनकी आ चुकी थी, वो बेस्ट में बैठे थे ऊपरी मंजिल में। तो ये सारी चीजें खत्म हुई हैं। तो क्रोनी और म्युनिसिपल यानी पॉलिटिशियन, इनकी साठगांठ से हुई है, और ये साठगांठ कैसे तोड़नी है और कैसे ये चक्रव्यूह को भेदना है, ये छद्मव्यूह को कैसे भेदना है, इसके ऊपर निरंतर सब लोग प्रयास कर रहे हैं, हम आप जैसे, और देश में भी कर रहे हैं। जिस दिन ये सारा चक्रव्यूह टूटेगा उसी दिन हम ये बेस्ट को मुक्त कर पाएंगे। तब तक ऐसे ख्वाब हम देख सकते हैं, उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसको वास्तविक रूप देना या अंजाम देना इतना आसान नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बस मैं इतना ही कहता हूं। धन्यवाद, आप सबको जिंदाबाद। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।